बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में, क्योंकि ताजमहल के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात हमारी सोसाइटी में गर्दिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि ये जो ताजमहल है इसकी निस्बत एक औरत के साथ है कि बादशाह ने अपनी बेगम के लिए जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाया और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है पैसा खर्च किया। तो दूसरी तरफ ये क्लेम किया जाता है कि उस वक्त हमारे यहाँ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, लेकिन इस तरह की फजूल किस्म की बिल्डिंग जो है बनाई गई है। अब हिंदुओं की तरफ से क्लेम ये सामने आ रहा है कि ताजमहल की जगह पहले शिव का मंदिर था और इसको ताजु महलाल पंडित जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन इसको बड़ी वजाहत के साथ इसके ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद है, जिनका नाम अजीज़ुर रहमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा है। आप बैक वक्त जो हैं इस्लामिक स्टडी के ऊपर जो है वो काफ़ी गिरफ्त रखते हैं। अगर मैं बात करूँ मुस्लिम दौर हुक्मरानी के हवाले से, तो ये आपका पैशन है इसके ऊपर बातचीत करने का। आप बैक वक्त एम ए इस्लामियात, एम ए पोलिटिकल साइंस भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू को आपके तवज्जुह से मज़ीद जो है वो खोला जाए और हमारे व्यूअर्स के सामने रखा जाए कि ताजमहल क्यों बनाया गया, इसके बनाने के मकासद क्या थे, क्या उस दौर में जो है वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, और इसके अलावा जो है बादशाह अपनी अयाशों के लिए जो है इस तरह की बिल्डिंग्स बना रहे थे। लेकिन इसके साथ अजीज़ दोस्तों, हम हिस्ट्री के ऊपर जो है एक सीरीज़ भी शुरू करने लगे हैं, और इस सीरीज़ के अंदर जो है हमारे साथ मेहमान खुसूसी जो इस इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे, वो अजीज़ुर रहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इसका सेगमेंट बेसिकली हम दो तरीके से जो है वो डिवाइड करेंगे। एक सेगमेंट में हम बात करेंगे जो हमारा मुरव्वजा टॉपिक होगा उसके ऊपर, और दूसरे टॉपिक में हम अजीज़ुर रहमान से बराह रास्त जो है वो क्वेश्चन करके अपने नज़रियात, अपने जो अभाम है उसको जो है वो क्लियर करेंगे। मैं बिला तखीर अपने मेहमान खुसूसी को दावत दूंगा कि वो ताजमहल के हवाले से हमारी जो है वो रहनुमाई फरमाए, और ये जो सुलगते हुए नज़रियात और सवालात हैं जो यूरोपियन की तरफ से और ख़ास तौर पर अब मौजूदा दौर में मुसलमानों की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो एक मुदल्लिल अंदाज से गुफ्तगू करें, ताकि हमारे व्यूअर्स, हमारे नाजरीन इस चीज़ को समझें कि हमारे जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने इस तरह की जो बिल्डिंग्स बनाई थी, इन बिल्डिंग्स का क्या मकसद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ताजमहल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मुझे इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि मैं दुनिया के एक अजूबे के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। देखें, ताजमहल ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की शानदार इमारतों में से एक इमारत है। इंजीनियरिंग का एक बाकमाल शाहकार है कि दुनिया ने इसे अजायबात आलम में शुमार कर दिए। मगर इस मौका पर इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम चंद छोटी छोटी बातों में उलझकर इसकी अहमियत में कमी कर देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इसकी तामीर में जिन्होंने रात दिन एक करके अपनी मेहनत और लगन से ये नादर व नायाब इमारत बनाई, इसके तख्लीकी मौजिद, इसके इंजीनियर, हर शोबे के कारीगर, हुनरमंद, हत्ता के एक आम दिहाड़ीदार मज़दूर को हम सल्यूट करते, हमने इसकी तामीर पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, तरह तरह के सवालात उठा दिए। देखिए, गौर करें कि दुनिया के 7 अजायबात हैं। हमारा नौजवान तारीख़दान और तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाला स्टूडेंट जब इन अजायबात को पढ़ता है तो क्या कहता है कि क्या बात है, क्या अजूबा बनाया है दुनिया ने, जैसा कि एहराम मिस्र या दीवार चीन। तो इसको अप्रिशिएट किया जाता है। जबकि जब ताजमहल का तज़किरा करता है तो क्या कहते हैं कि लो जी, कि एक मलका के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये असराफ था। तो इस तरह की बातें ताजमहल के हवाले से हमारे समाज में मौजूद हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि हम इसको हल करें, इन सवालात को। बाकी मज़ीद आप इस पर सवालात के ज़रिए से इस पर बात कर सकते हैं सर। और हम माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात भी गर्दिश कर रहे हैं। सर, सवाल नंबर 1 मेरा ये है कि यूरोप उस वक्त जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बना रहा था, ऑक्सफोर्ड का नाम भी हमारे सामने आता है, और दूसरी तरफ जो हमारे ये मुग़ल बादशाह थे तो ये इस तरह की जो बिल्डिंग है एक औरतों के लिए जो है वो इस तरह की बिल्डिंग्स बना रहे थे। तो इसके ऊपर जो है ना वो हमारी रहनुमाई फरमाएं आप, क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है इस मौका पर ये, और हमें इसी का जायज़ा लेना चाहिए कि देखें, यूरोप तो ख़ुद कहता है कि ये मेरा डार्क एज है। तो उस दौर में वो ऑक्सफोर्ड को बना रहा है डार्क एज से निकलने के लिए। तो ऑक्सफोर्ड को बना रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं। सही। तो इस बिल्डिंग के माहिरीन कहाँ से आए? सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है।
इस बिल्डिंग को क्या बगैर नक्शे के तामीर कर दिया गया? इंजीनियरिंग का कोई कमाल नहीं है इसके अंदर? कैसे बना दी गई ऐसी शानदार बिल्डिंग? इसकी ये खूबी बताई जाती है, मैं उस पर आपको इशारा देता हूँ कि ये कहा जाता है कि जब इसकी तामीर की गई तो इसकी जो बुनियाद है वो ज़मीन से उठाई गई। सही। ये एक साइंसी कमाल है। ये जब आप इस पर गौर करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस दौर में कि जब कंप्यूटर की इजाद नहीं है तो हमने ये कैसे बिल्डिंग तैयार करके दे दी। कि इसकी जब खुदाई की गई, कारीगरों ने ये कहा, इसके दो मेन नाम हैं, मैं आपके गोश गुजार कर दूं, अली मर्दान और साद अहमद लाहौरी, ये इसके आर्किटेक्चर हैं। सही। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा बादशाह से कि हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना है कि ज़मीन से इसकी खुदाई शुरू करनी है। सही। कि ज़मीन का जो पानी है ज़मीन के अंदर वो नज़र आना शुरू हो जाए, इतनी खुदाई करो इसकी, इसके पिलर्स खड़े करने के लिए। जब ये खुदाई हुई तो साथ ही दरिया है, उस दरिया की ताज़ा जो रेत है वो रेत लाई गई और वो उस खुदाई के जो पिलर बनाए थे हमने उसके अंदर वो डाली गई। सही। फिर उसके अंदर पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट, बजरी वगैरह वो इसमें डाला गया। इसके इस तरह उसको क्या किया गया कि उसकी इमारत की जो बुनियादें हैं वो तामीर हुई। अब उसके ऊपर जब ये इमारत तामीर होगी तो ये कहा जाता है इंजीनियर्स की तरफ से कि ये इमारत कभी भी गिरेगी नहीं। सही। चाहे दुनिया में कितना ही ज़ल्ज़ला क्यों ना आ जाए। गो कि अल्लाह ताला के यहाँ तो कोई वो नहीं है, हमारा कोई उससे मुकाबला नहीं है नौज़ बिल्ला, लेकिन जिस शिद्दत के भी ज़ल्ज़ला आ जाए ये इमारत नहीं गिरेगी। इसको नीचे से इतना लचकदार बनाया गया। सही। तो क्या ये बगैर इंजीनियरिंग के था? ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है। तो जब इंजीनियरिंग का कमाल है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये इंजीनियर्स कहाँ से आए? सही। ये कैम्ब्रिज से आए, ये ऑक्सफोर्ड से आए, या खुद हिंदुस्तान के थे? भाई यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये तमाम इंजीनियर्स जो हैं वो हिंदुस्तान से ही आए। हिंदुस्तान के गोशे गोशे से इन इंजीनियर्स को इकट्ठा किया गया और फिर यहाँ पर मेहनत कर कर ये शानदार इमारत तामीर कर दी गई। अच्छा सर, मैं यहाँ पर आपसे ना थोड़ा सा इन इंजीनियर्स के हवाले से पूछना चाहूँगा कि ये जो यूरोप की तरफ से एक प्रोपोगंडा हमारे सामने आता है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट करें कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों का एक वसी जाल था वो क्या था। थोड़ा सा इस चीज़ को जो है ना अदादों के ज़रिए जो है ना आप हाईलाइट करें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं इस प्रोपोगंडे से जो है वो बाहर रहें और समझे कि यहाँ पर जो मकामी इंजीनियर थे उन्होंने इसको बिल्डअप किया, जिस तरह आपने नाम भी एक्सपोज किए हैं। दो देखिए, ये इस मौजू में ना एक इंतहाई अहम सवालात में से एक सवाल है। हम जब इस तालीम परवर और इस इंसान दोस्त बादशाह की ज़िंदगी पर हम जब तज्ज़िया करते हैं, उसको पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि इस बादशाह ने हिंदुस्तान में, अपने मुल्क में तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। पहली बात तो हमें ये समझनी है सही कि दिल्ली जो कि आगे चलकर हिंदुस्तान का एक दारुल हुकूमत बनता है, इससे पहले जब ये बादशाह मौजूद है तो हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत आगरा है। सही। फिर आगरा से इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया। दिल्ली पहले से मौजूद था, लेकिन दिल्ली के साथ फिर एक जगह ख़रीदी गई जिसको न्यू दिल्ली या शाहजहां आबाद कहा जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर आप देखिए क्या किया उन्होंने। वहाँ पर 1000 स्कूल और कॉलेज बताए जाते हैं तारीख़ के अंदर कि शाहजहां ने अपने दौर में ये स्कूल और कॉलेज जो है वो तामीर किए। ये सिर्फ दारुल हुकूमत के इलाके में है, बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर तालीम की क्या नौयत होगी। मसलन ठट्ठा में हमें 400 कॉलेज का वजूद मिलता है वहाँ पर शाहजहां के दौर में। तो ये बात गलत है कि इस बादशाह ने या हिंदुस्तान में तालीमी मेयार जो है वो नहीं था जो यूरोप के पास है। ये बात इंतहाई गलत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक सवाल होता है, चले मैं ही एक सवाल कर देता हूँ कि फिर इन इदारों का वजूद कहाँ है आज? ये इदारे हमें नज़र नहीं आते जो इन बादशाहों ने बनाए थे। बिल्कुल सर। देखें, ये इदारे मौजूद थे और तरीक़ाकार क्या था कि जिस जगह मस्जिद होती थी उस मस्जिद के साथ एक दारुल मकतब कायम किया जाता। सही। उस दारुल मकतब की हैसियत क्या थी? जैसे आज के मिडल और प्राइमरी स्कूल की हैसियत है, या इसको आप मैट्रिक लेवल पर ले जाएं, यहाँ तक। इसके बाद फिर एक बड़ा मदरसा कायम किया जाता था जिसको मदरसा शाही कहा जाता था। ये यूनिवर्सिटी लेवल का है जिसमें दुनिया के उलूम पढ़ाए जाते थे। सही। तो आज हम इसको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कह देते हैं। तो उस दौर में ये क्या था? ये मकतब था इब्तदाई सतह का, फिर आगे मदरसा शाही आ गया और फिर एक बड़ा इदारा आ गया जिसको हम यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो तालीम दी जाती थी वो किस नौयत की थी? वो यकीनन उसमें यही इंजीनियर्स पैदा हुए
कि जिन्होंने आगे चलकर हिंदुस्तान में इस बादशाह के दौर में और फिर अगले बादशाहों के दौर में शाहकार और नादर अमारात तामीर की। सर यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन भी हाईलाइट करूँगा। जिस तरह अभी आपने इसको बताया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों का एक वसी जाल था जी। अब ये जिस दौर में बनाया जा रहा था जी। ये ताजमहल, ये कौन सा दौर था? इसमें क्या खाना जंगी की कैफियत बिल्कुल नहीं थी? हर तरफ अमन और खुशहाली थी कि बादशाह ने जो है ना एक मेजर और मेगा जो है वो प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जिससे आवाम को रोज़गार मिले। आप इसको इकोनॉमिकली भी बताएं और साइंटिफिकली भी। अभी इसके ऊपर आपने मजीद बात भी पहले की है, थोड़ा सा इसको मजीद जो है ना वो आप हाईलाइट करें ताकि हम अपने व्यूअर्स को ये मैसेज कन्वे करें कि इसको बनाने के दो मेजर मकासद थे जिसकी वजह से शाहजहां ने इसको फोकस किया था। जी जी बिल्कुल। देखें इकनॉमिकली तो इसमें यह बात आती है कि हमारे सामने तारीख़ में ये चीज़ आती है कि इस इमारत की तामीर में तकरीबन 25,000 मिस्त्री मज़दूर ने मिलकर इस पर काम किया और इसको तामीर करने में अपना खून पसीना जो है वो बहाया है। 25,000 और 20 साल तक यानी 1633 में इस इमारत को डिज़ाइन किया गया और इसको बनाने का इकदाम किया गया और ठीक 20 साल के बाद 1653 में ये इमारत जो है मुकम्मल होती है। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से ये आवाम के लिए इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स है कि जो 20 साल तक जो है ना उसने आवाम को रोज़गार मुहैया किया और 25,000 उसमें मिस्त्री मज़दूर काम कर रहा है। तो एक शहर के जो बासी हैं, रिहायशी हैं, वो 25,000 उसमें से आप इस बिल्डिंग पर लगा रहे हैं। तो ये आपने उनको इकनॉमिकली मजबूत किया है, उनको रोज़गार दिया है। ये मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उसने इस बिल्डिंग को बनाकर वहाँ के आवाम को रोज़गार का एक मौका फराहम किया। साइंसी बुनियादों पर देखें तो इसके अंदर हमें एक चीज़ नज़र आती है इस इमारत के हवाले से, खुसूसी तौर पर इसमें आप ख़ास तौर पर देखें कि सफ़ेद संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। सफ़ेद संगे मरमर ये पूरी दुनिया में अगर कहीं पाया जाता है तो ये हिंदुस्तान का इलाका है। ये ख़ास पत्थर है हिंदुस्तान का और ये पत्थर जो है वो हिंदुस्तान से बाहर भी इस्तेमाल हुआ है। सही। दमिश्क की उमवी जामिया मस्जिद के अंदर ये पत्थर यहाँ से इस्तेमाल हुआ। फिर जब इस बिल्डिंग को, इमारत को तामीर किया गया, इसको डिज़ाइन किया गया, मैं आपको सिर्फ इसकी एक गुंबद की मिसाल देता हूँ कि इसके गुंबद इस डिज़ाइन से बनाए गए हैं, तामीर किए गए हैं कि सूरज जब तुलू होता है सुबह के वक्त, जब सूरज की पहली किरण इसकी गुंबद पर पड़ती है तो इसकी जो शेप बनती है, जो इसके शेड नज़र आते हैं वो नारंगी कलर के नज़र आते हैं। ये साइंस का एक बाकमाल एक शाहकार है उस दौर में कि जब कंप्यूटर की इजाद भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद जब गुरूब आफ्ताब होता है तो इसकी जो कैफियत है इन गुंबद की, जब उस पर सूरज की वो शुआ पड़ती है गुरूब होते हुए तो ये सुर्खी माइल पर चली जाती है। और फिर इसके बाद जब रात को चाँद अपनी पूरी आबोताब से चमकता है, जब उसकी शुआ इसके गुंबद पर पड़ती है तो फिर एक नीलगो को माहौल पैदा हो जाता है। क्या बात है। यानी एक ही पत्थर है वाइट रंग का और उसके मुख्तलिफ शेड बनते हैं सूरज की रोशनी के साथ साथ। इसी तरह जब चांद की रोशनी आती है तो उसकी अपनी अलग एक शेप बन जाती है। तो ये बताएं ये उस दौर में कैसे पॉसिबल है? ये आज आप नहीं कर सकते इस दौर में, तरक्की के इस जदीद दौर के अंदर। या चलें मान लेते हैं साइंस का तरक्की का दौर है तो इस दौर में ये इसको बनाया जा सकता है, लेकिन उस दौर में आज से 500 साल पहले चले जाएं तो क्या तरक्की की ये अलामात थी, तरक्की का ये मेयार था? इसके बनाने में आप देखें कि जब पत्थर को काटा गया तो इसके पत्थर को काटने के लिए किसी किस्म का आरी या ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया गया। कैसे काटा पत्थर को उसने? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, बताएं कैसे काटा होगा, किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया होगा? भाई उसके अंदर देखें एक धागे का इस्तेमाल किया गया। सही। उस धागे के ज़रिए से उन पत्थरों को काट कर, तराश कर, खराश कर और इस बिल्डिंग को बनाया गया। तो ये तो बहुत शाहकार चीज़ है सर, तो साइंसी चीज़ है सर। ये जो धागे का इस्तेमाल किया गया इससे उसकी नफासत जो है वो मतलब ज़्यादा खूबसूरत बनता था और बारीक बीनी से काटा जाता था। जी जी। तो एक मकसद ये भी होता। जी जी बिल्कुल, इसीलिए इसको धागे का इस्तेमाल किया गया। सही। इसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो। और दूसरी बात यह है कि जब इसका खुमीर तैयार किया गया इसके मसाले का, तो वो गूंद कर तैयार किया गया। क्या बात है। रेत, बजरी और पत्थर के जो ज़रात हैं उनको पीस कर, शीरे वगैरह का भी उनको पीस कर, और फिर उसके अंदर क्या किया, बहुत बड़ी एक बात है आज के दौर के अंदर कि जो फलों का रस था मुख्तलिफ, खासतौर पर लीमू का,
वो रस उसके अंदर डाला गया, उसको फिर उसका गोदा बनाया गया, फिर उसके बाद उस मसाले को जो है ना उसके ज़रिए से संगे मरमर की टाइलों को जोड़ा गया जो कि उस धागे के ज़रिए से काटी गई। क्या बात है सर, तो ये शाहकार नहीं है तो और क्या है भाई? बिल्कुल सर ऐसे ही है। आप आज के दौर में बना के दिखाएं ये चीज़। आज आप मशीनरी से ये काम ले रहे हैं, तो कल उन्होंने उस दौर में ये काम करे जब मशीनरी नहीं। फिर इस बिल्डिंग के ऊपर जो नक्शकारी की गई वो खालिस्तान इंसानी हाथ का कमाल है। क्या बात है। उसकी जो पिचीकारी की गई, जो उसकी जालियां बनाई गई हैं, अब आप ये बताएं कि बग़ैर किसी आरी के, बग़ैर किसी ब्लेड के, बग़ैर हथौड़ी के, जब आप उसके संगे मरमर की टाइलों में उसकी पिचकारी कर रहे हैं और धागे के ज़रिए से कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? ये वहाँ पर फ़न था, इसकी बाकायदा तालीम थी, तभी तो ये सारा काम हुआ वहाँ पर। और ये उसका साइंसी एक पहलू हमें सामने नज़र आता है। और व्यूअर्स सुनने में ये भी आता है कि इस टीम को लीड कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे वो उस्ताद अहमद अली लाहौरी थे। ये बात भी जो है एक रिवायत में आती है। जी जी। और यहाँ पर एक बात मैं और मज़ीद करना चाहूँगा, जिसको हमारे जो है वो मेहमान खुसूसी ने बड़ी तफसीलन जो है एक्सप्लेन किया, कि यहाँ पर कनकेव और कन्वेक्स लेंस का जो है उसको भी मद्देनज़र रखा गया। उसका ख़ास ख्याल किया गया कि जैसे बिल्डिंग के ऊपर जो है वो कुछ आयात लिखी हुई हैं, आप उससे दूर होना शुरू हों और नीचे से ऊपर की तरफ नज़र ले जाएं तो वो आपको हरूफ जो है वो बड़े नज़र आएंगे। तो ये एक साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर इन तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा गया। जी जी, मैं आपको इसी बात को हाईलाइट करता हूँ कि ये कैसे हुआ या ये कहाँ पर है ये चीज़। देखें, जो इसका मेन गेट है ताजमहल का, इसमें अंदर दाखिल होने के लिए, उस गेट के ऊपर और उसके दोनों साइडों पर, यानी ये दाएं साइड से शुरू होगा और बाईं साइड पर ख़त्म होगा, इसमें ऊपर की छत भी आ जाएगी। सही, ठीक है। तो इस पर आयतुल कुर्सी लिखी गई है क्या इसके मेन गेट पर। तो आयतुल कुर्सी का पहला लफ्ज़ इसकी दाईं साइड से शुरू हो रहा है और इसका आखिरी लफ्ज़ वो बाईं साइड पर ख़त्म हो रहा है, सेम डिस्टेंस के साथ। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे आप इसको पढ़ते चले जाएंगे, ज़ाहिर है इसने गेट से ऊपर जाना, तो जितना आप ऊपर चले जाएंगे तो हरूफ क्या होता है, वो नज़र आना बंद हो जाते हैं या मध्यम पड़ जाते हैं। ये इंसानी आँख का एक नज़र का एक वो कमाल है। लेकिन इसमें जो साइंस इस्तेमाल की गई उसका कमाल ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो आपको वो मध्यम नज़र नहीं आएंगे, बल्कि आप बड़े सेम उसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आप उसको करीब से पढ़ रहे हैं, बल्कि बड़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो एक उस दौर में देखें कैसा कमाल है। तो ये इसकी एक ख़ास बात है। फिर दूसरा, इस इमारत के चारों तरफ जो है वो कुरान की आयतें जो है ना वो लिखी गई हैं। आप सर्च कर लें इसको।